बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं जी, और हमने स्टार्ट किया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और हमने ये बात अंडरस्टैंड कर ली थी कि किसी भी हेड को जब हम पढ़ रहे होंगे तो एक्चुअली 4 बातों का जवाब ढूंढ रहे हैं। नंबर 1 स्कोप, नंबर 2 डिडक्शन। डिडक्शंस के ऊपर अब कल हमारी काफ़ी बात कंप्लीट हो गई है कि कौन कौन सी डिडक्शन अलाउड हैं। जब लॉ हमें कभी डिडक्शन अलाउ करने की बातें करता है तो कुछ डिडक्शन वो अलाउंसेस की शक्ल में अलाउ करता है और कुछ अनलिमिटेड अलाउ करता है और कुछ के ऊपर कोई लिमिट लगा देता है। मसलन लीगल एक्सपेंसेस पे कोई लिमिट नहीं लगी, मगर अगर आपको टाइटल डिफेंड करना पड़ गया तो कितने पैसे खर्च सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इंश्योरेंस कितनी पे करनी है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन रेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अलाइड एक्सपेंसेस के ऊपर लिमिट लगा दी कि 4% से ज़्यादा ये एक्सपेंस नहीं हो सकता। लेकिन अगर कम होगा तो कम ही अलाउ होगा, फिर 4% भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस को उन्होंने कहा कि यार ये एक्सपेंस की सूरत में नहीं है, ये आपको अलाउंस की सूरत में मिल रहा है, इसका एक्चुअल के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये सारा काम, ये सारी बातें हम कंप्लीट कर गए हुए हैं। और हम एक बात पढ़ रहे थे कि जब भी कोई एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पर अलाउ हो रहा है तो उस वक़्त अक्रूवल बेसिस पर तो वो एट द टाइम आपको अलाउ हो गया, जिस साल में आपने अक्रू किया उस साल में अलाउ हो गया। अब आप अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स की अकाउंटिंग पढ़कर आए हुए हैं, इवन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी पढ़कर आए हुए हैं, ठीक है ना। उसके एंगल से यहाँ एक गुफ्तगू हो रही है। मतलब वो कहता है कि जी हमारा ये साल चल रहा है 30 जून 2023 और इंश्योरेंस एक्सपेंस पेएबल वो आ रहा है 25 लाख रुपये, ठीक है ना। अगर तो खाली इतनी बात कर दे तो यार ठीक है, जितना भी आ रहा है इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर ये इस साल का पेएबल है तो सारे का सारा अक्रूवल बेसिस पर डिडक्ट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब वो कहता है कि नहीं, इंश्योरेंस एक्सपेंस पेएबल, नीचे उसने बताई थोड़ी तफसील देनी शुरू कर दी, इंक्लूड्स, यानी इस 25 लाख में क्या क्या शामिल है। तो पता चला अब इसके अंदर क्या शामिल उसने कर दिया। ज़रा इसके पिछले 4 साल मुकम्मल करें, कौन कौन से हो गए, एक 22, फिर उससे 21, फिर 20 और 19, ठीक है ना। वो कहता है जनाब इंश्योरेंस एक्सपेंस पेएबल इंक्लूड्स 2018 का 6 लाख रुपए है, ठीक है, 2019 का 7 लाख रुपए है, 2020 का, अब इसका भी ख्याल रखना है, चलो 3 लाख रुपए है, 2021 का 4 लाख रुपए है, ज़रा 25 टोटल लगा लें ज़रा, बाकी 5 बचा हुआ है, 5 में से 2 हम 22 का डाल देते हैं और 3 जो है वो हमने 23 का डाल। अभी आपने कहा है कि 25 लाख पूरा हो गया, पक्की बात है। अब उसने ना हमें कुछ तफसील बता दी। जाहिर है बैलेंस शीट डेट पर तो पेएबल तो क्यूमुलेटिव आ रहा होता है ना, लेजर तो हमारे क्यूमुलेटिव काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जो पेएबल आ रहे हैं ना 25 लाख रुपया, उसका स्ट्रक्चर ये है। अब हमें क्या अलाउ होना है और क्या नहीं अलाउ होना, ठीक है ना। हर पेएबल अपने रेलिवेंट ईयर में अलाउ हो चुका है। ये बात समझ आ रही है ना हमें। हर साल 2018 में 6 लाख रुपए अलाउ हो गया होगा, 2019 में 7 लाख रुपए अलाउ हो गया होगा। हर पेएबल अक्रूवल बेसिस पर अपने अपने साल में अलाउ हो गया था, ठीक है ना। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अलाउ होने के बाद हम सिर्फ क्या देखते हैं, डिसअलाउ होना, क्या पे हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से तो नज़र आ रहा है इन सारे सालों में पे हुई कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है ना। अब हमने कहा यार ये जो 2018 का पेएबल है
क्या ये हमने अलाउ करना है कि नहीं करना? तो फिर जवाब सुने, अलाउ नहीं देख रहे इस वक्त। अलाउ तो हो गया हुआ है 2018 में, अब तो डिसअलाउ देखना है। 2018 की अमाउंट थी, 2018 में अलाउ हो गई थी, 19, 20, 21, 22 में डिसअलाउ भी हो गई होगी। जब पिछले साल के अकाउंट्स बना रहे होंगे ना, उसमें 6 लाख रुपया इनकम बन चुकी थी। इस साल हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये इस साल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट रिलेट नहीं करती है। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? इस साल हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कह रहे थे नो एडजस्टमेंट। ठीक है। फिर हमने 2019 को देखा। 19 में अलाउ तो हो चुका हुआ, अलाउ तो देखना ही नहीं है, डिसअलाउ देखना है। क्या इसका ईयर ऑफ डिसअलाउंस तो नहीं है? 19 में अलाउ हुआ, 20, 21, 22, 23 में भी स्टिल पेएबल आ रहा है, स्टिल पेएबल आ रहा है। इसका मतलब है ऐड बैक कर देंगे इनकम में। इसका मतलब है 7 लाख रुपए को इनकम बना लें, डिसअलाउ कर दें। अब इस साल को देखने की ज़रूरत नहीं है, इस साल को देखने की ज़रूरत नहीं है, इस साल देखने को ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपेंस अलाउड होगा, ईयर ऑफ अकरेंस में अलाउ होता है। यही शेड्यूल कल हम बना रहे थे जब हम यहाँ ऐसे लिख रहे थे ये सारी बातें, उस वक़्त यही शेड्यूल बन रहे थे, अगर आप गौर करें। ठीक है ना? उस वक़्त यही कर रहे थे। ठीक है ना? ईयर ऑफ अकरेंस में अलाउड हो गया, फिर नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर चौथे साल में उसको देखना है, अगर स्टिल पेएबल आ रहा है, अगर स्टिल पेएबल आ रहा है तो डिसअलाउ कर दे। ये वाली बात क्वेश्चन में कैसे आएगी, समझ आ गई है? हम न्यूमेरिकली इसको अब हैंडल भी कर लेंगे ना। ये अलग से भी आ सकता है, एक अलग से छोटा सा मिनी सवाल है जिसमें सिर्फ एक बात देकर पूछी जाए कि बताइए जी इस साल अब कितना एक्सपेंस अलाउ होगा। फर्ज करें यहीं लिखा हुआ है कि बताइए 2023 में कितना एक्सपेंस अलाउ होगा, तो पता चला 2023 में जो एक्सपेंस अलाउ हो रहा है वो कितना अलाउ हो रहा है? एक तो ये 3 लाख अलाउ हो रहा है, ठीक है, और इनकम कितना, डिसअलाउ कितना हो रहा है? 7 लाख। ठीक है। और एग्जामिनर अपनी आई पर आ जाए, आजकल जैसा स्टाइल चल रहा है ना, एग्जामिनर किसी एक सेक्शन को पकड़ता है, उसके हर एस्पेक्ट को उस सवाल में इनकॉर्पोरेट कर देता है एक ही सवाल में। इसी को हमने अक्सर अब आपको दिखाया करेंगे कि यार ये 360 डिग्री क्वेश्चन है, यानी ऑल पॉसिबल ऑप्शन इसमें डिस्कस हो रही हैं। अब एग्जामिनर यहीं एक बात और कर सकता है कि यार एक, इसके बाद उसने कहीं लिखा कि यार 2015 में हमारा एक्सपेंस था 4 लाख रुपया जो पेएबल आ रहा था, अब हमने पे कर दिया। कब? 2023 में। 2023 में तो पहले हमने सोचा यार 15 का एक्सपेंस था, 15 में अलाउ हुआ होगा, 16, 17, 18, 19 में डिसअलाउ के वापस आ गया होगा, 4 साल पूरे हो गए, पे नहीं किया, अब दोबारा पे कर दिया है। तो फिर हमने क्या कहा था, जब ओनली पेड अमाउंट विल बी अलाउड सब्सीक्वेंट ईयर, ईयर ऑफ पेमेंट में पेड अमाउंट दोबारा अलाउ हो जाएगी। अब इसके अलावा कोई बात है नहीं है जो पूछी जा सकती है। पहले एग्जामिनर का 2 साल पहले, 2 अटेम्प्ट पहले तक मिजाज ये था कि सारी चीज़ें ना सिर्फ सरफेस लेवल पे पूछी जाएं, जर्नली बात पूछी जाए। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है ना, और एग्ज़ामिनर की जो क्वेश्चन बनाने की सलाहियत है वो इंक्रीज़ हो गई है। मसलन अगर मुझे टेस्ट बनाना है फ़र्ज़ करें, तो मैं क्या करूं, मैं एआई इन्वॉल्व करूं, एआई को अपनी लोकल लॉ की ये प्रोविज़न दूं, ठीक है, और उसे साथ छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल भी दे दूं और बेटर काम करने के लिए, और उसे कहूँ कि यार इसके ऊपर अब मुझे कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन बना के दो जिसमें कोई एस्पेक्ट मिसिंग ना हो, तो वो एक क्लिक पे मुझे बना के दे दे। अब क्योंकि ये टूल अगर मेरे पास है तो एग्जामिनर के पास भी है,
दिस इज़ अ न्यू चैलेंज जिस पे बच्चे गुजर रहे हैं, ठीक है ना। अभी लास्ट अटेम्प्ट में उसने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ही एक सवाल पूछा है और बिल्कुल इसी तरह उसने बारीकी में जाकर एक एक बात को थोड़ा सा एलेबोरेट किया। तो वो जो बच्चों में एक मकबूल पैटर्न चल रहा था ना कि एक टीचर आता है, वो बेसिक पढ़ाता है, मुश्किल बात ही नहीं करता, बच्चे कहते हैं इसकी बहुत अच्छी समझ आती है। भाई उसने तो मुश्किल बात ही नहीं की, तो समझ ही आनी है ना। भाई बात तो जब इस लेवल पे ले जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई समझ नहीं आ रही, सर नहीं समझ आई है, तो टीचर को भी जोर लगाना पड़ेगा, आपको भी जोर लगाना पड़ेगा। अब टीचिंग का एक स्टाइल चल रहा है कि 4 महीने तक कोई मुश्किल बात ना की जाए। 5वें महीने में जब आप आ जाए ना, कहाँ पहुँच गए हैं, फरवरी में, अब 4-4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासें रख लें सुबह से शाम तक, और अब आपको मुश्किल बातें बता रहे हैं। आप सारा सेशन तो बल्ले बल्ले करते रहे, आप तो सारा सेशन तो बड़े खुश रहे, लेकिन इससे गुजारा तो नहीं होगा। ये तो यही करना पड़ेगा। आप खुश हैं, नहीं खुश हैं, आप कह रहे हैं सर की समझ आ रही है, नहीं आ रही, भाई इसी को ही समझ नहीं आया ना, इसी पे जोर लगाना है। एक दिन समझ नहीं आई कोई बात नहीं, अगले दिन फिर पढ़ लेंगे, फिर देखेंगे, लेकिन यही देखने की ज़रूरत है। एट द एंड सेशन पर जाकर मुश्किल सवाल टेकअप करें, ये मुनासिब बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाली बात को हमने और अच्छी तरह डिटेल से एलेबोरेट कर लिया जनाब। फिर हम कल पहुँचे इस सवाल पर और हमने कहा यार अब ये कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, जब अप्लाई करना होगा तो हम आसानी से अप्लाई कर लेंगे, कोई इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये वाला सवाल कल हम सॉल्व भी कर गए थे। मिस्टर जी owns a commercial building in Pakistan and receive a monthly rent of PKR 200,000 from his tenant, Mr. Y. The following expenses were incurred by Z during tax year. कितना टैक्स रेंट आ रहा है जी? 2 लाख। रिपेयर टू द बिल्डिंग 1 लाख रुपया। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द बिल्डिंग। लोकल टैक्सेस पेड टू द लोकल अथॉरिटी। ग्राउंड रेंट। इंटरेस्ट ऑन अ लोन टेकन टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस 25,000। लीगल फी डिफेंडिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। अनपेड रेंट डीम्ड इररिकवरेबल। Tenant vacated the property and tax was paid on this amount in the previous year. वो कहता है भाई हमने पिछले साल इसे इनकम भी बना लिया था। 3 कंडीशन थी ना, कि सबसे पहली कंडीशन तो थी हमने वो इनकम में ऐड कर ली हो, यानी जो ऊपर रेंट लिया है, एनुअल रेंट लिया है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 किया हुआ अगर करंट ईयर की बात है तो। और बात दफ़ा है कि पिछले साल तो हमें पता भी नहीं था, जून तक तो हमें लग रहा था कि यार मई जून का रेंट आ ही जाएगा, ये तो अब पता चला कि यार ये तो मामला दूसरी तरफ चल गया है। अब हम एडजस्टमेंट रिटर्न डालने से पहले एडजस्टमेंट डालने लगे, ठीक है ना। कॉपी निकालिए ज़रा, इसको सॉल्व करते हैं।
रेंट चार्जेबल टू टैक्स। सबसे पहली कैलकुलेशन हमारी कौन सी आ रही होती है? रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, उसके कितने इंग्रेडिएंट हैं? 3, लेकिन अभी सवाल में सिर्फ एक डिस्कस हो रहा है। एडवांस का भी कोई जिक्र नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना, एडवांस का भी कोई जिक्र नज़र नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली जिस चीज़ का जिक्र होगा उसको देखेंगे, जिसका नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। कॉपी पे कर लो भाई। कितनी इनकम आ गई जी? 24 क्यों नहीं आई हैं? अच्छा, रेंट चार्जेबल टू टैक्स कितना आ गया? 24 लाख आ गया डेफिनेटली। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। और ना कोई फोरफिटेड डिपॉजिट नज़र आ रहा है और ना कोई एडवांस नज़र आ रहा है। ठीक होगी ना बात? तो 24 लाख रुपया तो ये आ गया। अब रिपेयर अलाउंस, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने की बने? रिपेयर 1 लाख, इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअल एक्सपेंस इज ऑलवेज इररेलेवेंट। क्या लेना है? कितना? 1/5। तो 4,80,000 आपको अलाउ हो गया विदाउट एनी एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल देखने ही नहीं है, एक्चुअल ज़्यादा हुए हैं कम हुए हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रिपेयर टू द बिल्डिंग 1 लाख, जबकि 1/5 ऑफ 24 लाख हमें अलाउ हो गए। आजकल 2 लाख को 12 से ज़रूरत दें तो 24 लाख ही आंसर आ रहा है आजकल। ठीक है ना? अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर दी, बस इंश्योरेंस में एक ख्याल रखना है, फॉर दी बिल्डिंग होना चाहिए, इट शुड बी। क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम अगर लैंड का हो तो वो अलाउड नहीं है। 25,000 अलाउ हो गया। लोकल टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटी, ख्याल किस चीज़ का करना है? अदर देन इनकम टैक्स। ठीक है ना, ख्याल की हमें हर बात में ये बात देखनी है कि किस बात का ख्याल रखना है इस बात पे। अगर यहाँ कहे जी इनकम टैक्स पेड 40,000 तो फिर इग्नोर करना था हमने। ठीक है ना, ग्राउंड रेंट अलाउ करना है। ठीक है ना, फिर आ गया जी लोन टेकन टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, बिल्कुल अलाउ करना है, कोई इसकी लिमिट भी कोई नहीं थी। फिर आ गया जी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस, बट इट हैव अ लिमिट। 4% ऑफ व्हाट? रेंट चार्जेबल टू टैक्स, वो कितना बनता है? और एक्चुअल कितना है? विच एवर इज लोअर। तो 25,000 अलाउ हो गया। ठीक हो गया ना। लीगल फी फॉर डिफेंडिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, कोई लिमिट नहीं है, अलाउड है। अनपेड रेंट डीम्ड इरिकवरेबल। एक्सपेंस सिर्फ क्या देखना था? टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी एंड टैक्स वाज पेड ऑन दिस अमाउंट इन द प्रीवियस ईयर, अलाउ हो गया ये भी। इन द सेम टैक्स ईयर मिस्टर जी रिकवर्ड 20,000 फ्रॉम प्रीवियसली डीम्ड इरिकवरेबल रेंट, इसको इनकम बना देंगे। कैलकुलेट द इनकम, बस आ गई। सादा सादा सी बात है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। हो जाएगा। अच्छा जी जी, 8वां पॉइंट दोबारा डिस्कस कर लें। हमने दोनों जगह पर ये बात पढ़ी थी। जहां अनपेड रेंट की बात की थी, देखें अगर लॉ कोई बात ना करे, हम कॉमन सेंस से उसको अप्लाई नहीं कर सकते। जब हमने अनपेड रेंट की बात की थी तो क्या बात हो रही थी? सेक्शन क्या कह रहा था? सेक्शन कह रहा था where there are reasonable ground for believing that any unpaid rent in respect of the property is irrecoverable। तो कह रहा है भाई इसको आप क्या करेंगे? अलाउंस ले लेंगे। ठीक है ना, कितना कब? टेनेंसी वॉज बोनाफाइड, ये वो वाली कंडीशन आ गई। द पर्सन हैज़ टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप, ये वाली बात आ गई।
द अनपेड रेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इनकम फॉर प्रीवियस ईयर, ये वाली बात आ गई। अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर द प्रॉपर्टी इन विच हिज रेंट वाज, ये वाली सारी बातें आ गई। और फिर आ गया वेयर एनी अनपेड रेंट अलाउड एज डिडक्शन इज होली और पार्टली रिकवर्ड। 20,000 पे ये वाला उसूल लग रहा है। द अमाउंट रिकवर्ड शैल बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। फर्ज करें ये ना लिखा होता तो फिर हमें सिर्फ एक दफ़ा अलाउ कर दिया, बाद में मिल जाता है तो उसने इनकम नहीं बनना था, क्योंकि हम लॉ में सिर्फ जो लिखा है उसके पाबंद हैं। इसीलिए लॉ ने बताया कि भाई हमने आपको अनपेड क्योंकि अलाउ कर दिया। अगर बाद में उस बंदे को कोई खुदाखौफी आ गई है और उसने बाद में जब भी ज़िंदगी में पे कर दिया, अब कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, 10 साल बाद पे कर दिया पुराना 10 साल का, इसका मतलब है ये बात भी एग्जामिनर कहीं कर सकता है कि 10 साल पहले हमने ये एक एक्सपेंस था, हमने इसका अलाउंस ले लिया था, लेकिन अब हमने उस बंदे ने आके पेमेंट कर दी, तो इस साल की इनकम में अमाउंट रिकवर्ड इनकम बन जाएगी। तो इसलिए हमने ये वाली प्रोविज़न टेस्ट करने के लिए इसके अंदर ये बात डाल दी। हाँ, ये देखें ना, दो बातें तो पढ़ रहे हैं ना यहाँ। पॉइंट नंबर 8 पर ये अप्लाई हुआ, वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट एनी अनपेड रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज इररिकवरेबल। ये कितनी अमाउंट है यहाँ पे? 50,000। वो कह रहा है 50,000 रुपया रिकवर नहीं हो सकता, इसको एक्सपेंस कंसिडर करना है। अच्छा, अब एक्सपेंस के लिए, एक्सपेंस कंसिडर करने से पहले कंडीशन थी उसने प्रॉपर्टी खाली कर दी हो या हमने लीगल एक्शन ले लिया हो और पहले इनकम में शामिल हो चुका हो, फिर अलाउ होगा। इसीलिए उसने वो 2 बातें लिखी हैं कि उसने विकेट कर दिया है और फिर उसने क्लैरिटी भी दी है कि हमने पहले ये इनकम में शामिल कर दिया है। अगर वो यहाँ खामोश रह जाता तो हम खुद एज्यूम कर लेते और ये अजम्पशन लिखाते कि हमने एज्यूम किया कि हमने लीगल स्टेप्स ले लिए हैं और पहले ये इनकम में शामिल हो चुका है, इसलिए मैं एक्सपेंस ले रहा हूँ। बात समझ आ रही ना? और अगर वो क्लियरली लिख दे कि जनाब अभी उसने खाली नहीं किया और हमने लीगल एक्शन भी नहीं लिया, अब अलाउ नहीं हुआ अभी, क्योंकि अलाउएबल एक्सपेंस बनाने के लिए ये वाले काम करने ज़रूरी होंगे ताकि ट्रांजैक्शन जेन्युइन नज़र आए। वरना तो आप सारा साल कह दें जनाब रेंट तो इसने दिया ही नहीं, तो अनपेड के हेड में अपनी इनकम को एडजस्ट करना है। ये बात समझ आई है? पॉइंट नंबर 8 पर ये रूल लगा है। अच्छा, इनकम टैक्स पढ़ने का अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप चलेंगे ना। अब जब भी इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे ना, न्यूमेरिक करी, अभी तैयारी आपने कैसे करनी है। आपके पास एक सवाल आया, सवाल में कई चीज़ें जो आपको बिल्कुल बराह रास्त समझ आ रही हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, तैयारी के लेवल पर आपने ऐसे नहीं चलना होता, बल्कि उसका बेहतरीन तरीका क्या होता है, उसका बेहतरीन तरीका होता है आपके पास क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन की एक प्रोविज़न पढ़ी, आपको नज़र भी आ रही है, समझ भी आ रही है क्या करना है। जैसे अभी वाले क्वेश्चन को हम टेकअप कर लेते हैं, रिपेयर टू द बिल्डिंग 100,000। आप अपने नोट्स में गए, अपनी किताब में गए, आपने रिपेयर अलाउंस जहाँ लिखा हुआ है उसको दोबारा रीड किया, वहाँ से अंडरस्टैंड किया कि क्या करना है, अब आके किया। हालांकि आपको पता है स्टिल अब आप जाएंगे ना तो क्वेश्चन बेस आपका कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी में आ जाएगा। आपको फ़ौरन ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि यार ये एक्चुअल बेसिस पे अलाउ नहीं हो रहा बल्कि अलाउंस बेसिस पर हो रहा है। फिर आपने दूसरा देखा इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने इसके पॉइंट पर वापस जाना है। आप स्लाइड में इसके पॉइंट पर गए, उस पॉइंट को रीड किया, वहाँ से आपको कई बातें दोबारा समझ आई कि यार ये अक्रूवल बेसिस पे चल रहा है और इंश्योरेंस जो है सिर्फ बिल्डिंग की अलाउड है, लैंड की अलाउड नहीं है। ये यहाँ से पढ़ने से नहीं है सारी बातें रिकॉल हो रही।
वहाँ से पढ़ेंगे तो फिर ये एक सवाल ही 4-5 सवाल के बराबर हो जाएगा आपका प्रैक्टिस पर्पजेज़ के लिए। फिर आपने कहा लोकल टैक्स पेड, नहीं, इसकी प्रोविज़न पर गए, इनको रीड किया, फिर आकर इसकी ट्रीटमेंट डाली। ग्राउंड रेंट की प्रोविज़न पढ़ी, इंटरेस्ट ऑन लोन की पढ़ी, एडमिनिस्ट्रेशन। आपने कहा ये कौन सी प्रोविज़न है? आपने कहा हाँ नहीं एक लिखी हुई थी कि सारे जो अलाइड एक्सपेंसेस हैं वो इकट्ठे कर लेंगे और फिर वो 4% मैक्सिमम अलाउ होंगे, विच एवर इज लोअर का कॉन्सेप्ट लगेगा। 4% ऑफ RCT अलाउड होंगे। फिर आप पहुंचे लीगल फ़ी, इसकी प्रोविज़न पड़ी, फिर आप पहुंचे यहाँ अनपेड रेंट। अब आप प्रोविज़न पर जब गए तो आपको फिर समझ आएगी कि अच्छा यार नहीं, इसके लिए ये अनपेड रेंट डीम्ड टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी, एक कंडीशन उसने पूरी कर दी। एंड टैक्स वाज पेड ऑन दिस अमाउंट, द अमाउंट वाज प्रीवियसली चार्ज टू टैक्स, दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तो हमने कहा ओके, ये तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, 50,000 रुपया एक्सपेंस हो गया। बात समझ आ रही? फिर उसने एक और बात कर दी, इन द सेम टैक्स ईयर मिस्टर जी रिकवर्ड 20,000 ऑफ द प्रीवियसली डीम्ड इररिकवरेबल। यानी अब ज़रूरी नहीं ये इससे ही रिलेटेड हो, कोई और टेनेंट हो सकता है। अच्छा, इससे भी रिलेटेड हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अगर इससे रिलेटेड होती तो वैसे हम 30,000 की एक ही दफ़ा एंट्री डाल रहे होते। ये एक्चुअली रियलिटी में तो दो अलग अलग लोग हैं। इसने 50,000 नहीं दिया, लॉ ने कहा कि ओके यार 50,000 एक्सपेंस ले लो। एक पिछले बंदा हमारा पैसे मार के गया हुआ था, फ़र्ज़ किया लाख रुपया मार के गया हुआ था, ठीक है ना, उसको अल्लाह ने हिदायत दे दी, बेहतर लफ्ज़ यूज़ कर रहे, उसे अल्लाह ने हिदायत दे दी। अब वो कहता है यार ये 20,000 तो मैंने इस साल दिया है, 20 में आपको फिर दे जाऊंगा, मैंने आपके पैसे पूरे करने हैं। बात समझ आई है ना। जितने जितने पैसे देकर जा रहा है वो इनकम में ऐड होते जा रहे हैं। फ़ायदा क्या हुआ? हमें पता चला दो अलग अलग प्रोविज़न, ये अलग प्रोविज़न थी, ये अलग प्रोविज़न थी। क्लियर हो रही है बात? तो ऐसे सवाल आ रहा है, ऐसे हम इसे लेकर चल रहे हैं। ये तो एक स्टाइल आ गया। लेकिन बाद दफ़ा एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम में किसी एक बात को पकड़ के उसके गिर्द बात को घुमाता है और फिर चेक करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा, कहाँ खड़ा है। फिर वो पूरा सवाल नहीं हल करवा रहा होता, उसके लिए हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। निकालें कॉपी। एक प्रॉपर्टी है जो हमने 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2020 तक बना लें सवाल अपने पास। एक प्रॉपर्टी है चलो ये कॉन्सेप्ट में, एक प्रॉपर्टी है जो 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2020 तक आपने रेंट पर दी। मंथली रेंट वाज 100,000 रुपीज़ और आपने एडवांस लिया था 12 लाख रुपया, ठीक है। फिर आपने 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक ये रेंट पर रही 1.5 लाख रुपये पर और एडवांस आपने लिया था 15 लाख रुपया। फिर 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक आपने रेंट हो गया 2 लाख रुपया और एडवांस लिया है आपने 18 लाख रुपया। ठीक हो गई बात जी। और एग्जामिनर कहता है
कैलकुलेट रेंट चार्जेबल टू टैक्स फॉर टैक्स ईयर 2023। ठीक है ना, रेंट चार्जेबल टू टैक्स फॉर टैक्स ईयर 2023। अब पूरा सवाल नहीं पूछा उसने, सिर्फ रेंट चार्जेबल टू टैक्स की बात कर रहा है। और इसमें भी अभी मैंने दो बातें की हैं, तीसरी बात नहीं की है। फोरफिटेड डिपॉजिट नहीं आया, रेंट आया सिर्फ। ठीक है ना। अब एक सवाल हो सकता था प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए, बाद दफ़ा टीचर क्लास में ऐसे सवाल कराते हैं कि मैं आपसे सारे ही साल पूछ लेता, मसलन टैक्स ईयर 2020 से लेकर 20 भी पूछता, 21 भी पूछता, 22 भी पूछता, ऐसे भी पूछा जा सकता था। नहीं, मैंने आपसे सिर्फ टैक्स ईयर 2023 पूछा है। 2023 में भी सीधी सीधी बात है, 2023 का पूरा टैक्स ईयर में हमारा यहाँ से ये प्रॉपर्टी रेंट पर गई, यहाँ तक गई, सीधा सीधा रेंट आ रहा है। ठीक है ना, सीधा सीधा रेंट आ रहा है। तो जब मैं कैलकुलेशन में जाऊंगा, तो जब मैं रेंट कैलकुलेट कर रहा हूँगा तो वो तो सीधी कैलकुलेशन आ जाएगी, 200,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो 24 लाख रुपया स्ट्रेट आ गया। ठीक है ना। अब आ गया एडवांस। एडवांस में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पिछले सालों की, क्योंकि 2 टेनेंट की हिस्ट्री आ गई हुई है। तो रेंट टैक्स्ड इन प्रीवियस ईयर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि फार्मूला क्या लगना है, फार्मूला क्या लगना है, न्यू एडवांस माइनस एडवांस ऑलरेडी टैक्स डिवाइडेड बाय 10। एक एडवांस टैक्स करवा कर गया हमारा पहला टेनेंट, कितने अरसे रहा है ये हमारे पास, 2017, 18, 19, 20, 4 साल रहकर गया है। ठीक है ना। लेकिन टैक्स हुआ है 3 साल, क्योंकि आने वाले साल में पूरा टैक्स होना है चार्ज, और जाने वाले टैक्स में चार्ज नहीं होना, और ये आखिरी दिन गया हुआ है। बात समझ आ रही है। ऐसी फर्स्ट टेनेंट की हम कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट टेनेंट की पहला साल इसका बनेगा 2017 का, 1 लाख रुपया आ गया। 2018 1 लाख रुपया आ गया, 1,20,000 आएगा। 12 लाख रुपया लिया हुआ आपने, 1,20,000, 1,20,000 रुपया। और 2019 1,20,000, 2020 9, ठीक है ना, 3,60,000 रुपया तो ऑलरेडी टैक्स हो गया है। ठीक है ना, 3,60,000 रुपया टैक्स हो गया हुआ है। अब आया दूसरा टेनेंट, इससे एडवांस लिया हमने 15 लाख, और ये कब से आया, 21 में आया, टैक्स ईयर 21 कहलाया ना, और 22 में चला गया। ये 1.5 साल रहा है हमारे पास, 1 साल टैक्स लगेगा ना। 2021 में फुल, और 2022 में चला गया, तो 22 में नहीं लगेगा, तो इसका 15%, इसका 10%, 1.5 लाख। बस यही गलती करनी है आप सारों ने। इसके ऊपर भी तो वही उसूल लगेगा, न्यू एडवांस माइनस एडवांस ऑलरेडी टैक्स, क्योंकि ये सेकंड टेनेंट है। जब सेकंड टेनेंट आया होगा उस वक्त हमने क्या किया होगा, न्यू एडवांस 15 लाख माइनस एडवांस ऑलरेडी टैक्स का उसूल लगेगा कि नहीं लगेगा, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 10। ये क्या बना, 1,14,000। और 1 साल का ही टैक्स इसका हमारा हुआ,
अगले साल तो ये वापस चला गया, फुल ईयर इन द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और नो टैक्स इन द ईयर, वो हम ऐड नहीं करते। इसका मतलब है फिर हमने कहानी आगे चलाई 2021, ठीक है ना। 2021 में हमारा टैक्स हो गया 1,14,000। 2022 में कोई टैक्स नहीं हुआ और हमारा घर 6 महीने खाली रहा है। नया टेनेंट 2021 में नहीं आया था, नया टेनेंट 2022 में आया था। जी डेट से पता चल रहा है। 6 महीने हमने घर को रेनोवेट किया होगा, कोई और काम किया होगा, कोई रिपेयर मेंटेनेंस होगी कुछ, या लोग किराए पर नहीं आ रहे होंगे। 6 महीने घर खाली रहा, फिर नया टेनेंट आ गया। अब नया टेनेंट आया और वो अभी चल रहा है और इस साल की टैक्सेशन हम कर रहे हैं, इसके ऊपर फिर वो उसूल लगा ना। अब टोटल कितना टैक्स हो चुका है? 3,60,000 जमा 1,14,000, कितना? 4,74,000। अब इसके ऊपर ये उसूल लगेगा। न्यू एडवांस कितना? 18 लाख रुपया माइनस एडवांस ऑलरेडी टैक्स डिवाइडेड बाय 10, 1,32,000। तो 1/10 ऑफ एडवांस 1,32,600। क्या आ गया जनाब? 25,32,000। बात समझ आई है? अब वो जो कॉमन मिस्टेक एग्जामिनर करवाना चाह रहा था, आप सब मिलकर माशाल्लाह वो करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार थे, ऐसे ही ना। इसलिए आपको बार बार सवाल देखने हैं, उस प्रोविज़न को पढ़ना है। अब आपने ये सवाल किया है ना, इसके अगर आप चाहते हैं इसकी ग्रिप आपको आए तो वो सिर्फ एक सूरत में आएगी, आप उस प्रोविज़न पर वापस जाएं, एडवांस वाली प्रोविज़न पर। जब तक आप एडवांस वाली प्रोविज़न पर वापस नहीं जाएंगे, जब तक आपको बात नहीं समझ आएगी कि हमने ये सब कुछ क्यों किया है। यहाँ लिखा हुआ था ऐसे करना, ठीक है ना। और ये सवाल आपको हाईलाइट कर Bluetooth mode. Connected. where the owner of the building receive from a tenant an amount which is not adjustable against rent payable by tenant. The amount shall be treated as rent chargeable to tax under the head income from in the tax year in which it was and the following 9 tax years. 10 installment बन गए। Where the amount referred in subsection 1 is refunded by the owner to the tenant on termination of the tenancy before the expiry of, no portion of the amount shall be allowed to tax in the year in which it is refunded or any subsequent year. और फिर वो कहता है अगर नया आ जाए तो फिर ओल्ड एडवांस माइनस न्यू एडवांस करना चाहिए। लिख लिया ये सवाल? अगला पेज निकालें, अगला पेज निकालें। पहले ज़रूरी है यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई हो। अगर यहाँ तक कोई क्लैरिटी में प्रॉब्लम है तो पूछ लें मुझसे पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साल टेनेंट छोड़ जाएगा जी, चाहे वो 6 माह या 12 माह, उस साल हम चार्ज नहीं करेंगे हत्ता कि आखिरी दिन भी। इसीलिए मैंने दानिस्ता इधर वाले टेनेंट का पूरा साल मुकम्मल करवाया। पहले वाले में हमने पूरा साल मुकम्मल करवाया। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बिल्ड किए अपने। ये देखें, ये पूरा साल मुकम्मल कर रहा था फिर भी नहीं लिए। ये 6 महीने करके गया फिर भी वो वाला टाइम नहीं लिया हमने। सिर्फ जाने वाला ईयर देखना है। जब आप जा रहे हो भले पहले दिन चले जाएं, भले आखिरी दिन चले जाएं। अगर नया टेनेंट आ गया तो फिर जाने वाले पे जाने का उसूल लगेगा, आने वाले पे आने का उसूल लग जाएगा। ठीक है ना।
अच्छा जी, अब एक कहानी सिर्फ रह गई, एक बात और। एग्जामिनर जो आजकल का एग्जामिनेशन स्टाइल चल रहा है, बारीकी में बात कर दें। मैंने पहले कॉलम बनाया, रब किया कि नहीं, पहले मैं बेसिक लेवल बच्चों को समझा दूँ। बात दफ़ा एग्जामिनर क्या करता है, इस एडवांस के रिफंड की डेट दे देता है। जाहिर है ये एडवांस हमारे पास तो कैसे पड़ा है, लाइबिलिटी में पड़ा है ना। जब बंदा गया है तो हमने उसको वापस कर दिया। अब ज़रा तवज्जो रखेंगे तो बात समझ आएगी। पहले वाला टेनेंट हमने अज्यूम किया कि 30/6/2020 को उसको पैसे देकर भेजे हमने, ठीक है। अगला टेनेंट कब आया, 1/7/2020। अब एग्जामिनर बाद दफ़ा कहानी कैसे घुमाता है, वो कहता है जी न्यू टेनेंट को हमने किराए पे दिया 1/7/2020 को, और उससे एडवांस लिए 15 लाख रुपए, और उसमें से पिछले वाले को 12 लाख वापस कर दिए। यानी जो ऑनर है ना, उसकी कैश फ्लो बोलनी शुरू कर दी है उसने। लेकिन इसके दरमियान में एक कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो गई है। आपने एडवांस रिफंड किया है अगले साल जाकर टेक्निकली, तो फिर अब इस साल भी पूरी चार्ज करेंगे 1/20, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है पेमेंट में, देखें ना, where the circumstances specified in subsection 2 occur and the owner let out the building or part thereof to another person and receive from succeeding tenant any amount। receipt, ठीक है। इसका मतलब है receipt and payment चल रही है, receipt and payment चल रही है। तो जिस साल आप पे करेंगे, वापस करेंगे, उस साल में चार्ज where the amount is refunded by the owner to the tenant, रिफंड करेंगे, वोकेशन से नहीं। बिल्डिंग वकेट कर दी है, उसने कहा सर आपने अचानक नोटिस भी नहीं दिया, भाई पैसे नहीं हैं, हमने घर रखा है किराए पे, नया किराएदार आएगा, उससे जो पैसे आएंगे हम आपके दे देते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। अब अगर ये वाली डेट फाइनेंशियल ईयर की कट ऑफ डेट है, जैसे मैंने यहाँ दानिस्ता बनाई है, तो प्रॉब्लम आ गई। अब पिछले टेनेंट के 4 साल टैक्स होंगे। बात समझ आइए। अब अगले साल पे वो उसूल लगेगा कि रिफंड वाले ईयर में नहीं आएगी, फिर ये 4 साल होते 4,80,000 टैक्स हो गया होता। सारी कैलकुलेशन हमारी रिवाइज हो जाती। अगर बता दी तो, ना बताएगा तो हम हमेशा ज्यूम करेंगे जिस दिन गया हमने पैसे दे के बेचे। जैसे अभी पहली एजम्पशन मैंने ली, कहीं लिखे हैं अपने पास कि रिफंड की डेट हमने ढूंढनी है, तो उसके मुताबिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अगर डेट मेंशन नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर हम हमेशा ज्यूम करेंगे जब उसने वकेट किया, जब ही पैसे दे दिए थे। तो कहानी समझ तो नहीं आ गई हैं? प्लीज नोट लिख लें, उर्दू में बताना, उर्दू में कोई बात नहीं, उर्दू में लिख लें, रोमन में लिख दें, जिसमें मर्जी लिख दें, समझ लें सिर्फ, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ लिखना नहीं है, वहाँ अप्लाई करने का काम है ना। तो आप ऐसे लिख लें कि रिफंड वापस करने की तारीख को नोट करना है, उसके मुताबिक कैलकुलेशन करनी है। रिफंड की तारीख को नोट करना है, उसके मुताबिक कैलकुलेशन होनी है। मैं आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन सेंड करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हम इस वाली बात को थोड़ा हाईलाइट करेंगे और कल के लिए आप ये काम थोड़ा सा करते हुए पहुंचेंगे। बिकॉज नया ट्रेंड सारा ऐसे ही है। लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के जो पेपर हैं, जब से AI आने के बाद के जो पेपर हैं, वो ऐसे ही हैं सारे।
एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा बारीकी से समझ कर आए और बारीकी से सीख कर आए, अल्फाज सीख कर आए। सादा सादा वाली बातें इतनी रेलिवेंट नहीं है। क्या उसूल लिखा हुआ था नॉन एडजस्टेबल एडवांस का? जिस साल रिसीव करेंगे। अब इसका रिवर्सल देखिए, एग्जामिनर के पास, मेरे पास टेस्ट में आपको घुमाने फिराने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। यही सारी गुंजाइश एग्जामिनर के पास भी मौजूद। इधर देखें, ये बंदा आया कौन सी तारीख को? ये टेनेंट आया था हमारे पास 1 जुलाई को। ये टेनेंट यहाँ आया था। अब हम कोई एक टेनेंट, जैसे अगर मैं यहाँ डाल देता, इसने 12 तारीख को कर दिया था ना, इसको कहीं और थोड़ा सा करीब खाली करवाता, ऐसे कहता कि भाई एक टेनेंट था, उसने घर खाली कर दिया 31 मई 2022 को, नया टेनेंट आ गया 1 जून 2022 को, लेकिन उसने हमें एडवांस दिया है 5 जुलाई 2022 को। अब जो बच्चे मेंटली हाजिर हैं, अगर आप कहीं इधर उधर गए हुए हैं तो वापस आ जाएं। हैं आ गए? पक्की बात है, इधर ही बैठे हैं सारे। ओके, अच्छा फिर दोबारा सुन ले अगर आ गए तो। एक टेनेंट था, उसने 31 मई 2022 को घर खाली कर दिया। हमने उसके पैसे देके उसको तोड़ दिया, चला गया वो। इस पे जाने वाला उसूल लगेगा। अगला टेनेंट अगले दिन ही आ गया, लेकिन उसने कहा सर मुझे अभी पैसे पिछले टेनेंट से मिले नहीं, जहाँ से मैं छोड़ के आ रहा हूँ वहाँ से पैसे मेरे रिलीज़ होंगे, मैं आपको दे दूँगा। उसने हमें रेंट और एडवांस इस तारीख को दिया है। 2 लाख रुपया रेंट था और 15 लाख रुपया एडवांस था। ये दोनों अमाउंट उसने हमें 5 जुलाई 2022 को दी हैं। अब एग्जामिनर कहता है आप टैक्सेशन करके दे टैक्स ईयर 2022 की। भाई आप भी जरा तवज्जो रहना, 2022 की। पिछले टेनेंट का फ़र्ज़ किया रेंट और एडवांस वगैरह दिया हुआ था, उसके मुताबिक हमने 11 महीने की टैक्सेशन कर ली। जो भी इसका रेंट चल रहा होगा मल्टीप्लाइड बाय 11 कर दिया। जाने वाला साल है, एडवांस तो देखने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है ना? एडवांस तो देखने की ज़रूरत कोई नहीं है। लेकिन साथ ही है कि नहीं नया टेनेंट आ गया हुआ है, लेकिन उसने तो अभी रेंट ही नहीं दिया, तो ना 2 लाख ऐड करने की ज़रूरत है और ना 15 लाख को देखने की। ऐसा ही है ना? शाबाश, जाग रहे हैं बिल्कुल। रेंट तो एक्रूअल बेसिस पे चलना है, 2 लाख की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हाँ, एडवांस रसीट बेसिस पर चलना है, ये अगले साल देखने की। बात समझ आई है? आज का एग्जामिनर ये वाली बातें चाहता है। इस तरह से आपने चलना है तो आपको फ़ायदा है। और अगर खाली बल्ले बल्ले करने आए हैं तो फिर वो मैं भी आसान बातें पढ़ाता रहूँ, आपका जी बड़ी अच्छी समझ आ रही है, जी बड़ी अच्छी समझ आ रही है। समझ आएगी एग्ज़ाम में जाके कि हुआ क्या है। बात समझ आई है? इसलिए थोड़ा सा मेंटली तैयार होकर आएँ, और जब मैं कोई काम करवा दूँ तो उसको करके आएँ। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पे आज आगे नहीं जा रहे ना, तो इसलिए नहीं जा रहे कि यार यहाँ तक की बिल्डिंग आप बिल्ड कर आए, और अगर आप वो बिल्ड नहीं करके आएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी बच्चे, एक मिनट रुक जाए, शायद कोई ऐसा सवाल हो जो आप भी सुने तो फ़ायदा। ज़ोर से बोले। और जवान बच्चों, तो मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही, फिर भी नहीं आ रही। और बस कर दो, उस बेचारे की नहीं इतनी जान की आवाज़ यहाँ तक है। हाँ जी, बस वहाँ गाना लगाएंगे, रोज़ आती हो मेरी जान चली और टैक्सेशन में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो आया तो आने का उसूल लगा, जब गया तो जाने का लगा। कल होगी मुलाकात।